So hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to revise SA 250. SA 250 क्या है? Considerations of laws and regulation. ठीक है, अब consideration of laws and regulation in an audit of financial statement. जब आप financial statement को audit करते हो ना, तो आपको law and regulation consider करने पड़ते हैं. ठीक है, ये ऐसे 250 बोलता है. अब आपको क्या करना है? आपको अपने नोट्स लेना है और ये वीडियो को सुनना है. ठीक है, ये वीडियो को देखना नहीं देखना आपकी इच्छा है, क्योंकि इस वीडियो में जो है नोट्स तो मेरे यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, तो इस नोट्स में क्या किया था कि जो भी कंटेंट था, कि जो भी हेडिंग्स होती है ना ऐसे 250 की, तो ये सारी हेडिंग्स थी. इस सारी हेडिंग्स के अंदर जो है डिस्कशन होगा. बाकी जो फर्दर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन हम कर देंगे साथ ही साथ. ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव. तो क्या बोल रहे हैं कि देखो, इस ऑब्जेक्टिव को समझने के पहले हम जो है इसके कैरेक्टर देखते हैं. देखो, एक होता है मैनेजमेंट के ऊपर रहता है TCWG. ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस करना, जैसे कि हमने फ्रॉड में भी देखा था कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की थी, राइट. इधर भी ठीक है, टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन. वो लॉज एंड रेगुलेशन जो डिटरमाइन करते हैं अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये लॉ रेगुलेशन डिटरमाइन करते हैं अमाउंट, जो अमाउंट बैलेंस शीट में है, और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नोट्स टू अकाउंट है. इन लॉ रेगुलेशन जो डिटरमाइन करते ही है, इनके कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की रहती है, राइट. अब ऑडिटर का काम तो यही है कि लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लाई हुए कि नहीं हुए, मतलब कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है. ऑडिटर ये देखेगा कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट ने निभाई कि नहीं निभाई. ठीक है, अब अकॉर्डिंगली ऑडिटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल. ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर प्रिवेंटिंग नॉन कंप्लायंस, कि नॉन कंप्लायंस को वो प्रिवेंट नहीं कर पाया. ठीक है, एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस विद ऑल लॉज एंड रेगुलेशन. देखो, लॉज एंड रेगुलेशन की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है. ऑडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कल को नॉन कंप्लायंस को प्रिवेंट नहीं कर पाया या नॉन कंप्लायंस को डिटेक्ट नहीं कर पाया. तो देखो, ऑडिटर क्या होता है कि जब वो ऑडिट करता है, ठीक है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लॉज एंड रेगुलेशन को भी कंसिडर करे. ठीक है, वो लॉ एंड रेगुलेशन जो डिटरमाइन करते हैं रिपोर्टेड अमाउंट और डिस्क्लोजर. तो सबसे पहले बात करेंगे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो TCW जो ऑब्वियसली बात है ओवरसाइड करता है, टू इंश्योर डेट कि जो एंटिटी के ऑपरेशंस है आर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन. एंटिटी का जो भी कामकाज है वो लॉज एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है. ऑब्वियसली बात है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है देखना. तो अब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, तो मैनेजमेंट को प्रॉपरली प्रोसीजर इंप्लीमेंट करने चाहिए. ठीक है, जिससे वो प्रिवेंट कर सके नॉन कंप्लायंस, और कभी नॉन कंप्लायंस हो तो उसको डिटेक्ट कर सके. तो वो इस तरीके से कुछ प्रोसीजर लगा सकती है, जैसे कि ये सारे स्टेप्स इन्होंने देखे रखे. पहले तो क्या है कि लीगल इन्वॉल्वमेंट को मॉनिटर करना है, कि देखो क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है, तो लीगल इन्वॉल्वमेंट को मॉनिटर करना. ठीक है, और फिर ये देखना कि जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना, वो क्या इतने कैपेबल है, क्या वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि वो सारी रिक्वायरमेंट को मीट कर दे. देखो, इन्वॉल्वमेंट तो चलो ठीक है, वो तो स्टैचू डिसाइड करता है क्या मेरे ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस तरीके से डिज़ाइंड है कि नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन करना नहीं करना प्रॉपर करना मेरे हाथ में. तो क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिज़ाइंड है कि वो जो है कंप्लाई कर सके, मीट कर सके रिक्वायरमेंट. तो एक तो हो गया ऑपरेटिंग प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में. फिर है कि एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए. देयर शुड बी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, मुझे तो ये इंश्योर करना है कि बिजनेस जो है एंटिटी के ऑपरेशन जो है वो कंप्लाई करे लॉज एंड रेगुलेशन. तो पहले मैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे हाथ आजमाऊंगा, मैं देखूंगा कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रॉपर्ली डिजाइन है कि नहीं है. दूसरा, फिर मैं एम्प्लॉयज़ को देखूंगा कि प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बने कि नहीं बने, और अगर बने हैं तो एम्प्लॉयज़ प्रॉपर्ली उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. एंड देन प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है. तो देखो, लीगल इन्वॉल्वमेंट है तो एक इंटरनल कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट, बाहर से लीगल इन्वॉल्वमेंट, अंदर से इंटरनल कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट. फिर एक हमने कोड ऑफ कंडक्ट देख लेगी, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं है. ठीक है, और उस पर एम्प्लॉय जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे. ठीक है, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ है वो प्रॉपर्ली ट्रेन भी होना चाहिए. ठीक है, तो एम्प्लॉय क्या प्रॉपर्ली ट्रेंड है कि नहीं है. अब वही है कि आप जब आप मॉनिटर करते हो लीगल इन्वॉल्वमेंट, तो ऐसे केस में आप इंगेज भी कर सकते हो लीगल एडवाइज़र जो आपको असिस्ट कर सकता है. ठीक है, तो इस तरीके आपकी ये प्रोसीजर है. ठीक है, इस प्रोसीजर से आप मॉनिटर कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, आप निगरानी रख सकते हो कि एंटिटी ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो पहले करो मॉनिटर लीगल इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, आप इसके लीगल एडवाइज़र की हेल्प ले लो. ठीक है, इंश्योर करो कि एंटिटी के प्रोसीजर कंप्लायंस हो रहे कि नहीं हो रहे. फिर देखो प्रॉपर्ली इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है, क्योंकि बाहर के लॉ की तो बात कर ली, घर में भी प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है. फिर रही बात है प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं है, एम्प्लॉय जो है प्रॉपर्ली ट्रेंड है कि नहीं है. ये सब चीज़ें देखते हैं.
ये सब चीज़ें फेवर में है तो ऑब्वियस सी बात है कि लग रहा है कि लॉ फॉलो हो रहा है। और आखिर में ये बोला है कि आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो लॉज एंड रेगुलेशन का, जाओ एंटिटी को कंप्लाई करना है, ठीक है। और साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट भी रखो, ठीक है। तो रजिस्टर भी रखो एंड रिकॉर्ड भी रखो कंप्लेंट्स का, ताकि जो है कंप्लेंट्स मिलती है तो आप उसको रिजॉल्व कर लोगे, राइट। रजिस्टर मेंटेन करना और रिकॉर्ड को, कंप्लेंट्स को, ग्रीवेंस को रिड्रेस करना, ये भी एक अच्छा साइन है। ये शो करता है कि जो एंटिटी है वो एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती है, जो भी इश्यूज़ है उसको रिड्रेस भी करती है। तो इस तरीके से अपन ने समझा है कि एक तो प्रॉपर लीगल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। आप उसको मॉनिटर करो, आपको अगर आपको लीगल एडवाइज़र की हेल्प लग रही है तो आप लीगल एडवाइज़र की हेल्प ले दो। साथ ही साथ आप रजिस्टर और रिकॉर्ड्स की भी जो है डिटेल मेंटेन करो, ठीक है। और ये भी देखो कि चलो एक बार लीगल इन्वॉल्वमेंट देख लिया तो अब जो है ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रॉपर्ली डिज़ाइन है कि नहीं है, ठीक है। फिर एक इंटरनल की बात हो गई कि प्रॉपर्ली इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। वो इंटरनल कंट्रोल के बारे में हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी जो है देखो कि प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं है, अगर है तो एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ जो प्रॉपर्ली ट्रेंड है कि नहीं है, ये सारे पॉइंट देखे। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल कंट्रोल की, तो देयर शुड बी एन अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल का अप्रोप्रिएट सिस्टम इन द सेंस कि कभी कोई गलत करे तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन और पेनल प्रोविजंस भी होने चाहिए। तो ये तो हो गई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम पढ़ रहे हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है। अब तुम मैनेजमेंट को तो बोल रहे हो कि सारे लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना है और सारे तरीके के आपने जो है उनको प्रोसीजर भी बता दी। अब ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी यही है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या है, ये ऐसे ने डिस्टिंग्विश करा है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस, और दो कैटेगरी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन बनाए। एक तो वो लॉज एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है। तो डायरेक्ट इफेक्ट है किस पे? डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पे, क्योंकि जो है वो लॉ रेगुलेशन जो लॉ रेगुलेशन डिटरमाइन करते हैं अमाउंट, या डिटरमाइन रिपोर्टेड अमाउंट या डिस्क्लोजर, बैलेंस शीट में होता अमाउंट या तो उसके नीचे डिस्क्लोजर। तो यही वही बोल रहे हैं कि वो लॉज एंड रेगुलेशन जो डिटरमाइन करते क्या है, वो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं डिटर्मिनेशन मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर, जैसे कि टैक्स लॉस, लेबर लॉस, ठीक है। और एक होते हैं वो लॉज एंड रेगुलेशन जिसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट एंड डिस्क्लोजर में, बट कंप्लायंस जरूरी है, ठीक है। कंप्लायंस जो है वो फंडामेंटल टू ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो एक लॉ तो ऐसा होता है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर में, एक का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है पर जो है कंप्लायंस उसका जरूरी है, ठीक है। तो ठीक है, कंप्लायंस इज फंडामेंटल टू ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। अब जैसे कि चाइल्ड लेबर बोल के रखा है इसमें, ठीक है, और प्रोफेशनल टैक्स एक्ट का, चलो ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले तो जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट है तो भैया ऐसे केस में तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एविडेंस ऑब्टेन कर ले कि कंप्लायंस कराए कि नहीं कराए। तो इधर तो आपको जो एविडेंस ऑब्टेन करने की प्रॉपर्ली तरीके से कंप्लायंस कराए कि नहीं कराए, पर जिसका जो है बनती बात है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो वो अदर्स एंड लॉज एंड रेगुलेशन है। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है कि वो लॉज एंड रेगुलेशन को आइडेंटिफाई कर ले जिसका डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं है बट कम से कम मटेरियल इफेक्ट हो, ठीक है। तो ऑडिटर जो है अपनी स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा और आइडेंटिफाई करेगा कि यार देखो लॉज एंड रेगुलेशन तो कंप्लायंस नहीं हुए हैं, पर कौन से लॉज एंड रेगुलेशन जिसका मटेरियल इफेक्ट था उसको वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऊपर अपन ने कैटेगरी देख ली और फिर हमने बात कर ली कि ऑडिटर को ये सब करना पड़ेगा, पर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने बोला कि उसको आइडेंटिफाई करना है जिसका मटेरियल इफेक्ट है, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, उसको थोड़ी ना पता कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, जो भी है वो तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, ठीक है। वो देखेगा कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेशंस होते हैं, तो एक तो मैनेजमेंट से पूछ लो, देखो पहले तो पूछा ही जाता है, फिर जो है खुद ही देख लो कि यार करस्पॉन्डेंस हो रहे हैं अथॉरिटीज़ को, कि यार कॉम्पिटिशन एक्ट वालों को क्यों अथॉरिटीज़ को क्यों कम्युनिकेशन हो रहे हैं, लेबर लॉ वालों को क्यों जो है कम्युनिकेशंस हो रहे हैं। तो इससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है, उसमें से छाट सकता है कि यार ये लॉज एंड रेगुलेशन है, इसमें इसका मटेरियल इफेक्ट है, इसका मटेरियल इफेक्ट नहीं है। मतलब पॉइंट ये है कि जैसे कि आपने कोई सा छोटा मोटा कंप्लेंस नहीं करा, जैसे चाइल्ड लेबर, अब चाइल्ड लेबर का डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, कहीं ऐसा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। देखो डायरेक्ट इफेक्ट टैक्स लॉस के हो सकते हैं, ठीक है, पर चाइल्ड लेबर में ऐसा नहीं है। लेबर लॉस किस लिए बात करो, क्योंकि ESI PF के बैलेंसेस भी जाते हैं, ठीक है, आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, राइट, वो भी लेबर लॉस भी है। पर कई फैक्ट्रीज एक्ट का कंप्लेंस नहीं करा, या चाइल्ड लेबर था, आपने चाइल्ड लेबर हो गया, ठीक है, या ऐसा कुछ हो गया कि आप मान लो कि एंटिटी में मजदूर का हाथ कट गया, जो भी है फैक्ट्री में, तो ऐसे केस में क्या है, अब इस पर पेनल्टी लगेगी, राइट।
तो अब इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं था, पर अगर पेनल्टी हेवी लगी तो मटेरियल इफेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। अभी हमने स्टार्टिंग में यही बोला था कि अभी हमने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली, पर हमने ऑब्जेक्टिव में ये बोला था कि ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंसीडर, ठीक है। तो ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, टू कंसीडर लॉज एंड रेगुलेशन व्हेन परफॉर्मिंग द ऑडिट, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि ऑडिट के कंसिडरेशन फॉर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो ये देखेगा, देखो यार उसको थोड़ी ना पता कि कौन से लॉज एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट है, मटेरियल है, जो भी है, वो तो पहले ये देखेगा कि लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो एक इन्वायरमेंट देखेगा जैसे कि मैनेजमेंट ने देखा था। फिर ये भी देखेगा कि चलो ये एप्लीकेबल होता है तो एंटिटी कैसे उसको कंप्लाई कर रहा है। फिर लॉज एंड रेगुलेशन का फ्रेमवर्क देख लिया किस तरीके से एंटिटी कंप्लाई कर रही है। अब वो लॉज एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो ये ठीक है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है। और इधर जो है वो लॉज एंड रेगुलेशन का देखेगा, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव अप्रोच देखेगा, मतलब कि वो मतलब कि पॉजिटिव अप्रोच इन द सेंस कि वो देखेगा कि किस लॉ एंड रेगुलेशन का डायरेक्ट इफेक्ट है, उसका प्रॉपर्ली कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर इधर नेगेटिव अप्रोच ऐसा है कि बाद में वो जो है वो लॉज एंड रेगुलेशन देखेगा जिसका नॉन कंप्लायंस मटेरियल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करेगा दो लॉज एंड रेगुलेशन जिसका नॉन कंप्लायंस, ठीक है। अब नॉन कंप्लायंस भले आइडेंटिफाइड हो, मतलब कि इन द सेंस नॉन कंप्लायंस हो चुका है या सस्पेक्टेड है नॉन कंप्लायंस, और इसका जो है नॉन कंप्लायंस हैवी पेनल्टी इंपोज करेगा, तो ऐसे केस में जो है ये भी चीज़ें ऑडिटर को देखनी पड़ेगी। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि किस तरीके से वो पता कर सकता है, तो मैनेजमेंट से पूछेगा, इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से। फिर वो करस्पॉन्डेंसेस देखेगा जो वेरियस अथॉरिटीज़ के साथ हुए हैं या अदर ऑडिट प्रोसीजर जो उसको लगानी पड़ेगी वो लगाएगा, ठीक है। तो इधर कंप्लायंस के रिस्पेक्ट में तो आपको चेक करना ही करना है। पर देखो जो लॉज एंड रेगुलेशन जो लॉज एंड रेगुलेशन जो अदर है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, तो ऑडिटर को ऐसे केस में अलर्ट रहना पड़ता है। क्या देखो यार ध्यान रखना है इसका नॉन कंप्लायंस जो है, देखना कि कहीं नॉन कंप्लायंस हुआ है क्या, कहीं आपको ऐसा लग रहा है क्या कि सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंसेस है, तो देखो मतलब कि क्या इस पर जो पेनल्टी लगेगी इसका मटेरियल इफेक्ट होगा, तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑडिटर को अपनी तरफ से तो वो अलर्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पर साथ ही साथ अगर मैनेजमेंट को पहले से ही पता है तो देखो सबसे पहले तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो लेगा ही कि सारी जो नॉन इंस्टेंसेस है ना, कि जो आपको लग रहा है कि नॉन कंप्लायंस है या आपको जो लग रहा है कि सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंसेस है ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, तो आप एक बार आपको जो है डिस्क्लोज कर दो। तो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो जो आपके नॉन जो आपको पता है वो आपको डिस्क्लोज कर दो। वो सपोज करो कि इधर तो ऑडिट प्रोसीजर लगाता है ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि कोई लॉज एंड का नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाइड है क्या, कोई सस्पेक्टेड है क्या नॉन कंप्लायंसेस, वो लॉज एंड रेगुलेशन जिसका मटेरियल इफेक्ट है। अब सपोज करो कि जब नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो गया, राइट। अब देखो अगर ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर लगाते लगाते समझ में आ गया कि कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है, आइडेंटिफाइड हो चुका है, या तो सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है या तो नॉन कंप्लायंस दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है ऑडिटर को क्या करना चाहिए, पहले वो एक्ट को समझे कि नेचर ऑफ एक्ट क्या हुआ है, क्या वो नेचर क्या है, नेचर ऑफ एक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस। वो एक्ट मतलब वो वाले एक्ट की नहीं, नॉर्मल कि अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट, किस टाइप का नॉन कंप्लायंस हुआ है और किस कारण से, सर्कमस्टेंस क्या थे, ठीक है, किस सर्कमस्टेंसेस के कारण ये जो है नॉन कंप्लायंस हुआ। तो देखो एक्ट पता करो किस सर्कमस्टेंस में ऐसा हुआ, ठीक है। अब चलो हो गया है, एक्ट हमने पता कर लिया इस सर्कमस्टेंसेस में हुआ। अब देखो किसका इफेक्ट क्या है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये मैं अभी बोल रहा था नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड, तो ठीक है इधर अपन नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाइड के बारे में बात कर रहे हैं कि ये मेरे को दिख गए ये नॉन कंप्लायंस है। तो ऐसे केस में तो मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन देखो मैंने एक्ट देखा कि देखो ये नॉन कंप्लायंस है, ये इस कारण इस सर्कमस्टेंसेस के दौरान हुआ है। अब चलो हो गया है तो अब एक बार देखो कि इसका इफेक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अगर आपको पता चल रहा हो तो ठीक है, नहीं चल रहा हो तो लीगल एडवाइस लो, क्योंकि हो सकता है कि भैया अदर लॉज एंड रेगुलेशन जैसे चाइल्ड लेबर ये सब इनके आपको पेनल्टीज़ नहीं पता, तो ऐसे केस में आप रिस्पेक्टिव वकील के पास जाके समझोगे। पर अगर नॉन कंप्लायंस अगर आपको लग रहा है कि सस्पेक्टेड है, तो ऐसे केस में जैसे ऊपर तो था तो हमने एक्ट देख लिया, इधर तो सस्पेक्टेड है, ठीक है, तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे कुछ क्रिएट भी नहीं हुए। ऊपर तो एक्ट था तो बनती बात है कि आप सर्कमस्टेंसेस भी देखोगे, पर इधर तो सस्पेक्टेड है ना, तो ऐसे केस में तो आप डायरेक्ट जाके भाग के कम्युनिकेट ही कर दो, ठीक है, उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करो। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है आपको लीगल एडवाइस ले लेना चाहिए। और कभी आपको लीगल एडवाइस से भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे, तो ऐसे केस में देखोगे इसका इम्पैक्ट आपके ऑडिट पे क्या रह रहा है, ठीक है, आपके ओपिनियन पे।
जो भी है अगर आइडेंटिफाइड हो चुके हैं तो हम तो एक्ट समझेंगे उसका नेचर किस सर्कमस्टेंसेस में हुआ है। चलो इसका इफेक्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे, पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ठीक है पता है तो ठीक है, नहीं तो आप लीगल एडवाइस ले लो। रही बात अगर नॉन कंप्लायंस अगर सस्पेक्टेड है, देखो ये नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड, ये नॉन कंप्लायंस की बात करो मतलब कि अदर लॉज एंड रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो सस्पेक्टेड है तो आप ऐसे कैसे मैनेजमेंट से बात करो, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन देगा तो ठीक है, नहीं है तो लीगल एडवाइस लो, आपको एविडेंस मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसका देखो इसका इफेक्ट आपकी ऑडिट ओपिनियन पे क्या है। देखो अगर रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस की बात करें तो आपको जो है मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा, अगर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है सॉरी आपको जो है TCWG को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो पहले तो आपने नॉन कंप्लायंस देखा, अभी मटेरियलिटी की तो बात ही नहीं, आपने नॉन कंप्लायंस देखा, आपने कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। देखो आप मैनेजमेंट को करोगे या TCWG को करोगे, ठीक है। अगर मैनेजमेंट को करा है तो मैनेजमेंट एक्शन लेगी या एक्शन नहीं लेगी तो आप TCWG को बोलोगे, राइट। TCWG एक्शन लेगी या तो नहीं लेगी, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि सपोज करो कि अगर TCWG भी जो है मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है तो ऐसे केस में जो है आप ऑडिट कमेटी या सुपरवाइजरी बोर्ड जो एक हायर अथॉरिटी है, TCWG से भी ऊपर एक हायर अथॉरिटी है, ऑडिट कमेटी और सुपरवाइजरी बोर्ड, ठीक है, तो इनको कम्युनिकेट करोगे और इनसे ये एक्शन लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद आप लीगल एडवाइस लोगे। फिर एक पॉइंट आता है कि रिपोर्टिंग टू ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर अपने रिपोर्ट में भी रिपोर्टिंग करेगा, ठीक है। तो एक तो कम्युनिकेशन हो गया, अब ऑडिटर अपने रिपोर्ट में भी करेगा। तो अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो नॉन कंप्लायंस है उस नॉन कंप्लायंस का तो मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और जब मटेरियल इफेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्ट इफेक्ट तो हम देखते ही है, मटेरियल इफेक्ट में ऐसा है कि वो शो होना चाहिए ना फिर, ठीक है, और वो एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड नहीं है। तो अगर नॉन कंप्लायंस का मटेरियल इफेक्ट है और वो एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसे केस में जो है आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे दोगे, और क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन भी दे सकते हो। आप क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन भी दे सकते हो अगर जो है ऑडिटर, अगर मैनेजमेंट ऑडिटर को रोक रहा है ये डिटरमाइन करने के लिए कि इसका मटेरियल इफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। इफ ऑडिटर इज प्रिक्लूड बाय द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द मटेरियल इफेक्ट, ऐसे केस में जो है क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन आप दे सकते हो। तो देखो ये सब चीज़ें, देखो इस पर क्वेश्चन नंबर 36 है, तो ये हमने बात कर ली कि रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट और TCWG भी होता है, ठीक है। फिर हमने रिपोर्टिंग तो हमारे ऑडिट रिपोर्ट में भी होती है, तो हमने लोगों को भी कम्युनिकेट करा, हमारे रिपोर्ट में भी कम्युनिकेट करा, और हमारी रिपोर्ट में भी ऐसा है कि मटेरियल लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस होना चाहिए, तो अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है तो ऐसे केस में फिर वही बात है कि उसका एडिक्वेटली रिफ्लेक्शन होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर वो भी नहीं हुआ है तो ऐसे केस में क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन है, क्योंकि हम एडजस्ट करने से तो रहे, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे देंगे या क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देंगे। तो देखो ऐसा है कि अगर मैनेजमेंट ने, आप नॉन कंप्लायंस को भी चेक करते हो ना, राइट। एक ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि वो नॉन कंप्लायंस देखता है कि लॉज एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस हुआ है क्या, कभी होता है तो वो मैनेजमेंट और TCWG को रिपोर्ट करता है। ये हमने देखा था कि नॉन कंप्लायंस अगर आइडेंटिफाइड हो गए या नॉन कंप्लायंस आपको सस्पेक्टेड लग रहे हैं तो पॉइंट ये है कि एक तो हो गया रिपोर्टिंग मैनेजमेंट और TCWG को। कभी ऐसा होता है कि मैनेजमेंट ही लिमिटेशन पुट कर देता है कि आप ये क्या कर रहे हो, नॉन कंप्लायंस चेक मत करो। तो ऐसे केस में जब मैनेजमेंट ने रोक ही दिया है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, एविडेंस गैदर नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऑडिट ओपिनियन पे हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो नॉन कंप्लायंस आप चेक नहीं कर पा रहे ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज बाय द सर्कमस्टेंसेस, तो इवेल्युएट करो देन उसका इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन। फिर एक बात आती है कि रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, कि आपने एक तो TCWG को करा, आपने जो है अपनी रिपोर्ट में करा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ठीक है। तो जो भी आइडेंटिफाई या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंसेस है, तो पहले ये देखो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना ज़रूरी है कि नहीं है। तो जो भी रिपोर्टिंग नॉन आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है, ठीक है, टू पार्टीज आउटसाइड एंटिटी जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी, रजिस्ट्रार, तो चेक करो कि क्या पहले ज़रूरी है क्या, क्योंकि इधर ज़रूरी नहीं है, जब नीड हो तब आप उसको रिपोर्ट कर दो। फिर एक अच्छा एक क्वेश्चन आता है जो जिसपे जो है क्वेश्चन भी था कि कौन से इंडिकेटर्स है जो शो कर रहा है कि भैया नॉन कंप्लायंस हुए हैं अदर लॉज एंड रेगुलेशन के। तो ये जो इंडिकेटर्स है जो इंडिकेट करते हैं नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, ये आखिरी है, ठीक है। तब देखो कौन कौन से है, तो देखो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं नॉन कंप्लायंस के, और इंटरनल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। पर इधर एक्सटर्नल इंडिकेटर्स की बात करिए, 1 सेकेंड, ऐसे 15-16 पॉइंट दे के रखे। देखो पॉइंट ये है कि कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हो सकते हैं, कुछ इंटरनल इंडिकेटर्स हो सकते हैं। अब जो इंटरनल इंडिकेटर्स है वो डे टू डे ऑपरेशंस में आपको दिख सकता है कि इधर ये इंडिकेटर्स है नॉन कंप्लायंस के। तो ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि इंडिकेटर्स में पहले डे टू डे ऑपरेशंस की बात करते हैं, ठीक है। अब डे टू डे ऑपरेशंस में इंडिया में भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, बाहर भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो बाहर के ऑपरेशंस में आप ऐसा मान लो कि टैक्स हेवन कंट्रीज़ के साथ आप ऑपरेशन कर रहे हो।
फिर होता है कि चलो ठीक है, घर के घर में आप जो है गुड्स परचेस कर रहे हो एक कंट्री से और दूसरी कंट्री को जो है आप पे कर रहे हो, तो इधर ये परचेस वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब ऐसा है कि ये गुड्स की बात होगी, तो सर्विस की बात कर लेते हैं कि आप अनस्पेसिफाइड सर्विसेज जो है उसके रिस्पेक्ट में पे कर रहे हो। एक तो होता है गुड्स को एक कंट्री से परचेस करके दूसरी कंट्री में पे कर देना, और अनस्पेसिफाइड सर्विस के रिस्पेक्ट में आप पे कर रहे हो। तो सर्विस लेने पे भी ऐसा है और देने पे भी है। देखो, तो एक गुड्स की बात हो गई, ठीक है। सर्विस में भी हम अनस्पेसिफाइड सर्विसेज ले रहे हैं, उस पर पेमेंट कर रहे हैं, या आप जो है दे रहे हो इन द सेंस कि आप लोन दे रहे हो कंसल्टेंट को, एम्प्लॉय को, रिलेटेड पार्टीज़ को। इधर जो है ये लॉज एंड रेगुलेशन के वायलेशन के चांसेस है, नॉन कंप्लायंसेस के चांसेस है। तो गुड्स की बात कर दी, सर्विसेज ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये हो गया। ट्रांजैक्शन टैक्स हेवन कंट्री के साथ, कुछ ट्रांजैक्शन आपने अनऑथराइज करके रखे होंगे, ठीक है, तो अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो गए, ठीक है। देखो, एक तो गुड्स और सर्विस के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में हम मान लेते हैं कि चलो टैक्स हेवन कंट्री के साथ या अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो एक तरीके से हमने जो है 5 पॉइंट तो देख लिए, राइट। चौथी बात, थोड़ा सा अपन P&L के बारे में बात कर देते हैं, या फिर अपन जो है इसके बाद दूसरी बातें करेंगे। P&L में सबसे पहले तो जो है P&L की जगह आप कैश पेमेंट की बात कर लेते हैं, पेमेंट की बात करते हैं P&L की जगह। तो एक अपन ने गुड्स और सर्विसेज की बात कर ली, अपने ट्रांजैक्शन की बात करी, अब हम पेमेंट की बात करें कि आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, इरेगुलर पेमेंट कर रहे हो, या फ़ाइन फीस आपने ज़्यादा पे करी है, ठीक है, ज़्यादा कमीशन आप पे कर रहे हो, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर एक पॉइंट ये भी आता है कि पेमेंट कर रहे हो विदाउट एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो पेमेंट कितने सारे पॉइंट हो गए कि ज़्यादा पे कर रहे हो, इरेगुलर पे कर रहे हो, फाइन फीस पे कर रहे हो, एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट के बिना पे कर रहे हो, ठीक है। फिर बाद में 2 एक्सटर्नल फैक्टर्स हम मान लेते हैं, एक तो एडवर्स मीडिया कमेंट या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का। ये सब चीज़ें जो है इंडिकेट करती है कि नॉन कंप्लायंस हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम जो पॉइंट पढ़ रहे थे वो इंडिकेटर्स, ठीक है, जो हमको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक तो गुड्स की बात कर ली, ठीक है, 2 पॉइंट सर्विसेज के थे, एक तो लेने का, देने का। फिर ट्रांजैक्शन के थे, ट्रांजैक्शन में टैक्स हेवन है और एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर एक हमने फिर पेमेंट की बात करी, पेमेंट में आपको 3-4 पॉइंट आप लिख देना, ठीक है। फिर आती है बात कि इसमें एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन, ये भी लिख देना। और एक आता है एक्सटर्नल मीडिया कमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट लिख देना कुछ 2। तो इस तरीके से जो है हमने इंडिकेटर्स देखे, राइट। और फिर हमने रिपोर्टिंग देखा कि हम रिपोर्टिंग जो है मैनेजमेंट को करते हैं, TCWG को। TCWG के ऊपर ऑडिट कमेटी, सुपरवाइजरी कमेटी है, तो वो भी आ जाता है, ठीक है। फिर ऑडिट रिपोर्ट में तो जाती ही जाती है, साथ ही साथ जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी रिपोर्टिंग करते हैं। जब नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाइड हो जाए या नॉन कंप्लायंस सस्पेक्टेड है, तो ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए, रही बात है। फिर उसके बाद ऑडिटर की क्या कंसिडरेशन होने चाहिए, तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले ले। फिर ऑडिटर जो है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है उसका कंप्लायंस चेक करे, गैदर करके एविडेंसेस, ठीक है। और जो जिनका मटेरियल इफेक्ट है या जो अदर लॉज एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, तो चेक करे कि नॉन कंप्लायंस किसका नॉन कंप्लायंस मटेरियल इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, और अगर मटेरियल इफेक्ट है तो वो बाकायदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है कि नहीं है, जो क्या पॉइंट। फिर 2 टाइप के लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं, एक तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली थी कि जब डायरेक्ट इफेक्ट है तो एविडेंस गैदर करो अबाउट कंप्लायंस, और अगर जिसका मटेरियल इफेक्ट है, जिसका कंप्लायंस फंडामेंटल है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, ऐसे केस में आप ये चेक करो कि नॉन कंप्लायंस वो लॉज एंड रेगुलेशन का जिसका नॉन कंप्लायंस करेंगे तो इसका मटेरियल इफेक्ट रहेगा, वो आइडेंटिफाई करो। फिर जो है एक मैनेजमेंट की प्रोसीजर, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की रहती है, तो वो देखते हैं कि वो लीगल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रॉपर्ली डिज़ाइन है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली है कि नहीं, एम्प्लॉइज ट्रेंड है कि नहीं है, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे कि नहीं ले रहे, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं है। ये जो होती है वो मैनेजमेंट की स्टेप्स होती है, राइट। और फिर बनती बात है कि एक ऑब्जेक्टिव पड़ा था, ठीक है, कि मैनेजमेंट इंश्योर करता है कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, जिसका जो डिटरमाइन करता है मटेरियल अमाउंट और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर तो जब ऑडिट करे तो उसको साथ ही साथ कंसीडर करे, ठीक है। ऑडिटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल कि वो कल को नॉन कंप्लायंस को प्रिवेंट नहीं कर पाया या नॉन कंप्लायंस को डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमने ऐसे 250 ओवर किया, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने देखे, ठीक है, आपको दिखे जाएंगे, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 260 के बारे में पढ़ेंगे। अब टाइम आ गया है SFM और FR की कुछ वीडियोस अपलोड करने का, तो होप सो कि आप वीडियोस के थ्रू SFM और FR भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है, बाय।